Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 14, D and F block element from a textbook of chemistry for grade 12. Page number of the textbooks are 54, 55 and 56. And the topic of our discussion is nomenclature of coordination compounds according to IUPAC system. Now first we will define about what are coordination compounds. So the coordination compounds are the compounds which contain central transition metal, atom or ion surrounded by the cluster of ions or molecules. Ligands through a coordinate covalent bond are called coordination compounds or complexes. Actually यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जबकि जो लिगेंड्स होता है चाहे वो एटम हो या आयन हो वो लॉन पेयर डोनर होता है। और लिगेंड्स और ट्रांजिशन मेटल एटम के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं या जो जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नाउ इससे पहले कि हम रूल्स पढ़े आईयूपीएसी की for the nomenclature of coordination compounds, first we will discuss about the different terms which are used in the nomenclature of coordination compounds. So the first term which is more commonly used, that is ligand. So the ligand, it may be ion or it may be a neutral molecule, and it is attached to the central metal atom or ion, and it donate a lone pair of electron to the central metal atom or ion. Like here the example is given in which the carbonyl group which is present, there are 4 carbonyl group which are attached to the nickel. So nickel is a central metal atom while the carbonyl it's a ligand. In the same way, in the example number 2, if we look at the coordination sphere, जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। अभी हम आगे जा रहे हैं वन बाय वन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो अंदर आयरन मौजूद है ये सेंट्रल मेटल एटम है, जबकि जो साइनाइड है जो कि 6 नंबर में है ये लिगेंड्स हैं। इसी तरह अब हम चूँकि लिगेंड्स जो होते हैं वो जो है उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया है मोनोडेंटेट लिगेंड में, बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब जो मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लाइक हेयर इट इज़ रिटन दैट विच डोनेट 1 lone pair of electron, they are called monodentate ligand, while the bidentate ligands are those ligands which donate 2 lone pair of electron, as the term bi mean 2, and the polydentate ligands are the ligands which donate more than 2 lone pair of electron. It may be 3 or it may be more than 3. सो यहाँ पे अगर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड में अमोनिया है, वाटर है, प्राइमरी अमीन है, साइनाइड आयन है और क्लोराइड आयन है। जबकि एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स अगर आप देख लें यहाँ पे ये सेंटर में जो एग्जांपल्स गिवन है, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है ऑक्सलेट आयन का C2H4-2, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर स्ट्रक्चर इसका ओपन करके बताया गया है, अगर ये देख लें आप जहाँ पे 2 नेगेटिव साइन है 2 ऑक्सीजन पे, बेशक इसमें लॉन पेयर तो ज़्यादा है, 3 है हर ऑक्सीजन के पास, लेकिन हर ऑक्सीजन जो है एक लॉन पेयर एक टाइम में डोनेट करेगा। तो ये जो ऑक्सलेट आयन है इसमें 2 ऑक्सीजन जो आयन है जिस ऑक्सीजन एटम है वो 2 लॉन पेयर एक टाइम में डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। सेकेंड जो एग्जांपल है वो इथिलीन डाई अमीन है, जिसका ऊपर फार्मूला भी गिवन है मालिक्यूलर, और साथ ही नीचे अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख ले तो 2 नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो इथिलीन डाई अमीन कंपाउंड है ये भी एक टाइम में 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह अगर नीचे की तरफ आप आ जाए तो जो कार्बोनेट आयन है वो उसके ऊपर -2 चार्ज है,
और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर ले तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव साइन है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और एक शेयर किया है कार्बन के साथ। तो ये जो है 2 लोन पेयर एक टाइम में डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये भी बाइडेंटेट लेजेंड है। इसी तरह अगर पायरिडीन की एग्जांपल आप देख लें, पायरिडीन जो है वो बाईपायरिडीन जो है उसमें अगर 2 नाइट्रोजन देख ले रिंग स्ट्रक्चर में गिवन है तो उस पर भी 2 लोन पेयर मौजूद है, तो ये एक टाइम में 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं बाईपायरिडीन, जिसकी वजह से ये भी बाइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल में आता है। अब हम पॉलीडेंटेट लिगेंड पे आएंगे। उसमें जो पहला एग्जांपल गिवन है वो है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अगर आप स्ट्रक्चर को देख ले तो इसमें राइट और लेफ़्ट साइड पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है और सेंटर में भी एक नाइट्रोजन जिस पे लॉन पेयर है। तो इसका मतलब है कि ये एक टाइम में 3 लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है, तो ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अब अगर EDTA जो कि इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देख लें यहाँ पे, तो 2 नाइट्रोजन जो कि सेंटर में नज़र आ रहे हैं वो 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और इसी तरह जो ऑक्सीजन है 2 राइट साइड पे और 2 लेफ़्ट साइड पे, वो भी 2-2 एक लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 दरमियान में और 4 जो है राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो 6 टोटल लॉन पेयर एक टाइम में ये EDTA जो है वो डोनेट कर सकता है। तो ये जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड में हेक्साडेंटेट टाइप है। और ऊपर जो डाई इथिलीन ट्राई अमीन है वो जो है ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि जो इथिलीन डाई इथिलीन ट्राई अमीन ये ट्राइडेंटेट है। स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, मालिक्यूलर फार्मूला भी। जबकि इधर अगर आप देख लें इथिलीन डाई अमीन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि अक्सर ईटा टेस्ट में इसमें से MCQs आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास मोनोडेंटेट की क्या एग्जांपल है और बाइडेंटेट की और पॉलीडेंटेट लिगेंड की हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आगे हम चलेंगे। जैसे पहला टर्म हमने सीख लिया है कि वो है लिगेंड। अब लिगेंड की टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करेंगे। लाइक द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन donated by the ligand to the central metal atom or ion is called coordination number of central metal ion और atom। इसका मतलब ये है कि एक लिगेंड जितने लॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कि नीचे आपको गिवन है कि निकल के साथ जो है 4 लिगेंड्स अटैच है कार्बोनाइल के, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल एटम का 4 होगा। और अगर इस राइट साइड पे दूसरे कम्प्लेक्स में देख ले तो इसमें आयरन के साथ 6, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ देखेंगे, बाहर वाला आपने नहीं कंसिडर करना जो पोटेशियम गिवन है, क्योंकि आयरन के साथ 6 जो है लिगेंड साइनाइड के लिगेंड अटैच है, जिसकी वजह से इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात भी आप याद रखें कि हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, चूँकि ये इस लॉन पेयर के ज़रिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड formed by the ligand with the central metal atom or ion is called coordination number। अब हम रूल्स की तरफ आएंगे। जो IUPAC रूल्स है, रूल नंबर 1 जो है उसमें हम ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, पहला जो रूल है उसमें हमें ये पढ़ना देखना है, समझना है कि जो कैटाइन होगा उसका हम नाम लेफ़्ट साइड पे पहले लिखेंगे। स्टार्ट हम कैटाइन से लेंगे और एंड जो है वो एनाइन में होगा। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है सोडियम क्लोराइड की। इसमें सोडियम जो है वो कैटाइन है और क्लोराइड जो है वो एनाइन है, तो हम इसको सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। इस तरह हम अगर एक एग्जांपल ले लें, जो एक कम्प्लेक्स यहाँ पे गिवन है, तो इसमें जो बाहर की तरफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को कहेंगे। तो इसमें जो बाहर की तरफ पोटेशियम है ये कैटाइन पार्ट है, और जो स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये एनाइन पार्ट है।
अब यहाँ पर आगे मैं इंशाल्लाह डिटेल में भी आपको डिस्कस करूँगी कि पोटेशियम चूँकि उसका +1 चार्ज होता है तो ये +4 है, तो इसका जो अपोजिट होगा कैटाइन का वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आएगा -4। तो -4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होगा और उसको हम फिर आगे एनायनिक या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख लें ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आयरन का 6 है। यहाँ पर कम्प्लेक्स का नेम भी गिवन है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, लेकिन हम आगे रूल्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे रूल नंबर 1 में हमने ये समझना है कि कैटाइन पार्ट हम किस तरह से पहले लिखेंगे और एनाइन उसके बाद लिखेंगे। अच्छा, अब अगर आप इस एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को देख लें तो इसमें कोबाल्ट है और अमाइन के 5 टाइम्स है और क्लोरीन है, इसी तरह क्लोरो जिसको हम कहेंगे और Cl2। तो ये जो क्लोरीन जो कि बाहर की तरफ है राइट साइड की तरफ, ये चूँकि इसको हम -2 करके लिख सकते हैं ऊपर, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 चार्ज होता है और ये 2 है तो -2, और इसका अपोजिट ब्रैकेट के ऊपर आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो कि +2 होगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट चूँकि इसके साथ मौजूद है राइट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो है ये कैटाइन पार्ट होगा। जिस तरह के इस केस में हमने पढ़ा कि लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव आयन है तो वो कैटाइन पार्ट है, तो राइट साइड पे जो स्फीयर है कोऑर्डिनेशन वो नेगेटिव एनाइन पार्ट होगा। इसी तरह से हम आगे डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2। तो जो रूल नंबर 2 है उसमें हम नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिस्कस करेंगे। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले ये पढ़ लिया कि कैटाइन पार्ट कौन सा था, एनाइन पार्ट कौन सा था, पहले किसको नेमिंग देनी थी। लेकिन यहाँ पर अब हम ये पढ़ेंगे कि जो स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट हैं उसमें से हम किसको, जैसे सेंट्रल मेटल एटम को या फिर जो साथ लेजेंड अटैच है, किसका नाम हम पहले रखेंगे। तो यहाँ पे पहले आप इसको देख लें, लेबल किया हुआ है मैंने इसको। जो आयरन है वो सेंट्रल मेटल आयन या एटम है, जबकि जो वाटर है वो आपके पास लिगेंड है। इसी तरह से सल्फेट है वो काउंटर आयन कहलाता है और इसके साथ मैंने प्राइमरी वैलेंसी लिखा है, साथ आयोनाइजेबल। इसका मतलब ये है कि अगर इस कम्प्लेक्स को हम ऐड कर दें सॉल्वेंट में तो ये जो ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो बाहर जो आयंस नज़र आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी पूरा कम्प्लेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में। तो जो स्फीयर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है वो आयोनाइजेबल है, और अगर अंदर इसके साथ लिजेंड के अलावा कोई और वैलेंसी होगी या लिगेंड अगर होगा तो वो सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी, लेकिन वो आयोनाइजेबल नहीं होगी, वो उसके साथ अटैच्ड फॉर्म में रहेगी, चाहे आप सॉल्वेंट में ऐड भी कर दो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, जैसे ये जो 6 नंबर है वाटर के बाहर ब्रैकेट में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इसी तरह ये जो सल्फेट वायर है इसको काउंटर आयन भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो रूल हम पढ़ रहे हैं कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस तरह होगा, तो फर्स्ट आपने लिगेंड का नाम लिखना है, जैसे हेक्सा एक्वा हम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखा हुआ भी है, अगर आप यहाँ पे देख ले हेक्सा एक्वा। फिर हम आयरन लिखेंगे और आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आगे फिर आपको किसी एक रूल में मैं आपको कैलकुलेट करके सिखा रही हूँ। तो आयरन 2 रोमन लेटर्स में हमने इसको लिखना है ब्रैकेट में, और साथ सल्फेट लिख देना है एंड में। जैसे पिछले केस एग्जांपल्स में आपके पास पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड पे था तो पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी ये जो कम स्फीयर ब्रैकेट है वो चूँकि पॉजिटिव वो है पार्ट है, तो इसलिए पहले उसका नाम लिख दिया गया है, और एंड में सल्फेट नेगेटिव आयन का नाम लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात याद रहे कि पहले हमने लिगेंड को नाम देना है, इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे पिछले रूल में हमने पढ़ा कि पहले हमने पॉजिटिव आयन लिखना है फिर उसके बाद नेगेटिव, तो यहाँ पे पहले लिगेंड लिखना है स्फीयर वर्ल्ड के अंदर जो मौजूद है, और उसके बाद सेंट्रल आयन लिखना है। इसी तरह अगर रूल नंबर 3 में हम डिस्कस करें, अगर आपके पास इफ़ द सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स, सो प्रीफिक्स डाई ट्राई पेंटा एंड हेक्सा आर यूज्ड। अब यहाँ पर अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देख लें, इस रूल को समझने के लिए हमें इस एग्ज़ाम्पल को समझना पड़ेगा कि क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और जो वाटर है वो 3 टाइम्स है, इसी तरह अमोनिया 3 टाइम्स है। यानी ये जो लिगेंड है, अमोनिया भी लिगेंड है, वाटर भी लिगेंड है, लेकिन ये 3 टाइम्स है, मोर देन 2 टाइम्स मौजूद है, या हम कह सकते हैं कि 2 और 3 टाइम्स मौजूद है। तो इसको हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम ये जो लिगेंड है हम इसके नाम लिखने से पहले प्रीफिक्स डाई ट्राई या पेंटा ऐड कर देंगे। अब अगर हम इस कम्प्लेक्स का नाम देख ले तो हम लिखेंगे जैसे पहले आपको मैंने कह दिया कि स्फीयर के अंदर हम
पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम। तो 3 टाइम्स है तो हम ट्राई लिख देंगे, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। अच्छा, अब यहाँ पे अमाइन पहले क्यों आया, क्योंकि ए दोनों का जो लिगेंड के जो नाम है वो ए से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है फिर हम इसको कंसिडर करेंगे तो एम जो है वो क्यू से पहले आता है। तो यहाँ पे ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये फिर और इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट आगे रूल में डिस्कस हो रहा है। अब पहले तो हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ लिया था, अभी हम ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा कुछ कि पहले हम नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, फिर उसके बाद न्यूट्रल लिखेंगे, फिर पॉजिटिव। अगर तीनों टाइप के लिगेंड्स इन्वॉल्व है एक ही कम्प्लेक्स में मौजूद है तो पहले हम नेगेटिव लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिखेंगे, फिर पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास मोर लिगेंड्स है और वो डिफरेंट है किसी कम्प्लेक्स में तो तब हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब जो रूल नंबर 4 है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पिछला जो मैंने डिस्कस किया रूल नंबर 4 ही का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, सीक्वेंस तो हमने पढ़ लिया कि जैसे पहले नेगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसका नाम जो है किस तरह रहेगा, या नेगेटिव जो है या पॉजिटिव है उन कम्प्लेक्स में शामिल होने के बाद उनके नाम में कोई चेंज आएगा या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देख लें न्यूट्रल लिगेंड्स जो है उनके जो नेम्स है दे आर नेम्ड एज सच, यानी उनके नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे CO कार्बोनाइल जो है ये इसी तरह रहेगा, नाइट्रोसाइल NO, वाटर के लिए एक्वा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अमोनिया जो है अमाइन है, इथिलीन डायमीन जिसको EN ग्रीक लेटर से प्रेजेंट करते हैं और इसका ये फार्मूला है, ये भी इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव लिगेंड होंगे तो जो एंडिंग IDE होगा उनका, जैसे अभी आपको एग्जांपल में बता दूंगी, वो रिप्लेस हो जाएगा O से, यानी IDE से IDO बन जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में देख ले ब्रोमाइड, हम कॉमनली Br-1 को कहते हैं ब्रोमाइड, लेकिन अगर हम इसमें ये अगर कम्प्लेक्स में होगा तो हम इसको फिर ब्रोमो या ब्रोमाइडो कहेंगे। मोस्टली हम ब्रोमाइडो कहते हैं क्योंकि जो IDE था ब्रोमाइड में वो IDO में हमने चेंज कर दिया है। इसी तरह NO2- अगर होगा तो नाइट्रो या नाइट्राइटो। इसी तरह C2H4- जो है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट की बजाय ऑक्जेलेटो, ई जो है वो रिमूव हो जाएगा, O में चेंज हो जाएगा। इसी तरह NCS-1 या जो SCN-1 जो है एक थायोसाइनेटो है और एक आइजो थायोसाइनेटो है। इसी तरह अमाइडो है, सल्फेटो है और कार्बोनेटो है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ डियर स्टूडेंट्स के जो नेगेटिव लिगेंड्स जो होंगे तो IDE या जो अगर ITE उनके एंड में होगा तो वो IDO में चेंज हो जाएगा, और अगर ATE होगा तो वो ATO में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे अगर यहाँ पर आप देख लें मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्शनल, तो जो O-2 है तो उसको ऑक्सो यानी ऑक्साइडो नहीं कहेंगे, ऑक्सो, ये इसी तरह रहेगा ये नाम। इसके नाम जो है ये उससे डिफरेंट वो शो हो रहा है यहाँ पर। ये नहीं होगा कि हम IDE या को IDO में चेंज कर लें, बल्कि ये इनके स्पेसिफिक नेम है। O-2 का ऑक्सो होगा और OH- का हाइड्रोक्सो होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगर लेजेंड पॉजिटिव होंगे तो जो सफिक्स है एंडिंग जो वर्ड होगा IUM हम उसमें ऐड करेंगे। जैसे नाइट्रोनियम हम कह सकते हैं यहाँ पर NO2+ के लिए, या NO+ के लिए हम नाइट्रोसियम कह सकते हैं। इसी तरह अब हम रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। जब ये रूल्स हम पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ हमें जो है समझ आ रही है कि हमने एक जो कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको किस तरह नेम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आपकी जो बॉडी में आयरन का कम्प्लेक्स बनता है हीमोग्लोबिन का, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अक्सर आप कहते हो। अच्छा, रूल नंबर 5 में है इफ़ टू डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट एंड हैविंग द सेम चार्ज देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ फॉलोड। अब अगर आपके पास बाज़-औक़ात दो डिफरेंट लिगेंड्स है, जैसे ये पिछला हमने डिस्कस कर चुके हैं, पिछले एग्जांपल में मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। जैसे वाटर है और अमोनिया है,
और इसमें भी है कि दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम सेकेंड अल्फ़ाबेट को देखेंगे। जैसे अमाइन में एम पहले आता है, जबकि एक्वा में क्यू जो है एम के बाद आता है, तो हम अमाइन का नाम पहले लिखेंगे, एक्वा बाद में लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हमने ख्याल रखना है। जैसे इस कम्प्लेक्स जो आपको एग्जांपल में गिवन, इसका नाम बनेगा अमाइन टेट्रा एक्वा। अमाइन 1 टाइम है और जो वाटर है वो 4 टाइम्स है, तो अमाइन टेट्रा एक्वा क्रोमियम 2 सल्फेट। अब जैसे कि आगे भी हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम के नाम पे क्या चेंज आएगा, ये भी से नेक्स्ट रूल में इंशाल्लाह आपको बताती जाऊंगी। रूल नंबर 6 जो है इसमें है कि नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन डिफरेंट टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस। अब जिस तरह के हमने पिछले रूल में डिस्कस किया कि लिगेंड का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि लिगेंड्स की जो नेमिंग है नेगेटिव वाली की चेंज हो जाएगी, आई डी की ई की बजाय आप आई डू ओ लगाओगे। और इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कम्प्लेक्स में उसका नाम किस तरह चेंज होगा। तो एक तो हमने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव कम्प्लेक्स हो सकता है जिसको हम कैटायनिक कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या फिर नेगेटिव कम्प्लेक्स हो सकता है जिसको हम एनायनिक कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव के लिए मैंने कैटायनिक, वैसे न्यूट्रल के लिए कैटायनिक में नहीं कहूँगी। अब इसमें क्या करना होगा, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम रिमेन एज सच। अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम जो है, अगर कम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटायनिक कम्प्लेक्स कहलाएगा, या अगर वो न्यूट्रल होगा जिस पे 0 चार्ज होगा तो उस केस में आपने सेंट्रल मेटल का नाम चेंज नहीं करना। जैसे अगर यहाँ पर आप देख लें कि आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्लोरीन है वो 2 टाइम्स है ब्रैकेट के बाहर, और 1 क्लोरीन का -1 चार्ज आता है, जबकि 2 क्लोरीन्स का -2 चार्ज आएगा। और इसका ये चूँकि एनाइन नेगेटिव पार्ट है इस कम्प्लेक्स का, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा का पूरा ये पॉजिटिव पार्ट होगा कम्प्लेक्स का, तो इसका अपोजिट चार्ज इसके ऊपर +2 आ जाएगा, तो ये एक कैटायनिक कम्प्लेक्स है। अब इस कैटाइन अगर हमें पता चल जाए कि कम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक है, तो हम उस केस में जो सेंट्रल मेटल है, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, उसका नेम चेंज नहीं करेंगे, यानी उसका कोबाल्ट ही नेम रहेगा। जैसे यहाँ पर अब इस कम्प्लेक्स का नेम गिवन है क्लोरोपेंटा अमाइन। क्लोरो अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये भी आपका लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह अमाइन भी 2 तरह के लिगेंड है, एक 1 टाइम्स है और एक 5 टाइम्स है। तो क्लोरो सी जो है वो पी से पहले आता है, तो आप पहले क्लोरो लिखोगे, क्लोरो पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3, अब 3 जो है जैसे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये नेक्स्ट रूल में इंशाल्लाह आपको समझा रही हूँ। अभी आपका ये जो नोमेनक्लेचर के रूल्स है वो अभी एंड अप नहीं हुए। अच्छा, एंड में आप लोगों ने नेगेटिव पार्ट क्लोराइड लिख दिया है। अब अगर आपके पास कम्प्लेक्सेस नेगेटिव होंगे, जिसको हम एनायनिक कम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, तो जो नेम ऑफ मेटल है वो एंड होगा सफिक्स ATE के साथ। अब देखते हैं इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस कम्प्लेक्स को आप देख ले तो सोडियम उसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है, पॉजिटिव आयन। एक सोडियम का +1 चार्ज होता है, और जो 3 सोडियम है तो उसका चार्ज +3 हो जाएगा, और उसका अपोजिट कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है नेगेटिव पार्ट है इस कम्प्लेक्स का, तो उसके ऊपर ये मैंने शायद बाय मिस्टेक -2 लिखा है, ये +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ठीक कर ले, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 की बजाय -3 कर ले, क्योंकि उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे लगेगा सोडियम का। अब ये एक एनायनिक कम्प्लेक्स है। एनायनिक कम्प्लेक्स हम उसे कहेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता हो, और कैटायनिक कम्प्लेक्स जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया, हम उसे कहेंगे जिसके में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब कम्प्लेक्स नेगेटिव है तो हम मेटल का जो नाम है उसमें ATE एंड में ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका कम्प्लेक्स का जो नाम है यहाँ पे गिवन है सोडियम हेक्सा नाइट्रो। सोडियम आपने पहले लिखा, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव पार्ट आपको पहले लिखना होता है, और नाइट्रो में जो है हेक्सा नाइट्रो। नाइट्रो चूँकि 6 टाइम्स है तो हेक्सा नाइट्रो। और कोबाल्ट को बजाय कोबाल्ट के हमने ATE उसमें ऐड कर दिया है, तो कोबाल्टेट 3। अब इसमें राइट साइड पे कुछ नहीं है, यहीं जो स्फीयर था कोऑर्डिनेशन ये खुद नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो एंड में कुछ नहीं होगा, बस कोबाल्ट की बजाय कोबाल्टेट 3 पे ये नेम जो है वो एंड अप हो जाएगा। अब यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिसमें एलिमेंट्स के सेंट्रल मेटल एटम के नेम्स गिवन है, और उसको हम कम्प्लेक्स में किस तरह चेंज करेंगे अगर
कम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव होगा, एनायनिक कम्प्लेक्स होगा तब। अब आयरन को हम आयरन नहीं लिखेंगे बल्कि फेरेट करके लिखेंगे। इसी तरह गोल्ड को ऑरेट लिखेंगे, उसके लेटर नेम से दिए गए। सिल्वर को आर्जेंटेट लिखेंगे और कॉपर को कॉपरेट लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट हम रूल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमरल इन पेरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल एटम। कहते हैं कि जब आप लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, जैसे पिछले एग्जांपल्स में आप लोग देख चुके हो कि वो सेंट्रल मेटल जब आप लिख लेते हैं लेजेंड के नेम के बाद, तो उसमें पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में आप उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख लें एग्जांपल नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको मैंने ये बता दिया है, अब दोबारा ज़रा सुन लें कि सोडियम यहाँ पे 3 टाइम्स है और एक सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, तो यहाँ पर हम +3 लिखेंगे 3 सोडियम के लिए। तो उसका जो अपोजिट चार्ज होगा वो स्फेयर के ऊपर आ जाएगा -3। इस जिससे हमें ये पता चल गया कि एक एनायनिक कम्प्लेक्स है। तो इस केस में हम जो मेटल सेंट्रल मेटल है एटम है उसका नाम भी चेंज कर देंगे, कोबाल्ट की बजाय कोबाल्टेट लिखेंगे हम इसको। लेकिन इसमें जो सेंट्रल मेटल है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर रहिएगा। अगर ये एनायनिक कम्प्लेक्स है तो हम राइट साइड पे -3 लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर जो स्फेयर वाला -3 है। सोडियम को फ़िलहाल कंसिडर नहीं करना। कोबाल्ट के लिए हमने x लिख दिया है, +6 हमने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो नाइट्रो है ग्रुप है ये 6 टाइम्स है, तो हम 6 लिख लेंगे। और एक नाइट्रो का जो चार्ज होता है जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है -1 होता है, तो 6 × -1 = -3 कोऑर्डिनेशन स्फेयर का चार्ज है। अब x -6 हो जाएगा इक्वल टू -3, देन x -6 + 6 और इक्वल टू -3 + 6 इक्वल टू +3। आपके पास कोबाल्ट का चार्ज आ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है। अब इस कम्प्लेक्स का जो नेम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव पार्ट है तो हम सोडियम लिख देंगे। फिर हम इसके बाद लिगेंड का नाम लिखना होता है हेक्सा, चूँकि 6 टाइम्स मौजूद है। साइनो नाइट्रो इसका नाम है, तो हेक्सा नाइट्रो। और कोबाल्ट का नाम इसलिए चेंज हो रहा है कोबाल्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव कम्प्लेक्स है, तो कोबाल्टेट और साथ पेरेंथेसिस में ब्रैकेट में 3 लिख दिया है, क्योंकि हमें तरीका आ गया है कि अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए मोर प्रैक्टिस के लिए हम एग्जांपल नंबर 2 भी कर लेते हैं। जैसे K4 FeCN6। अब K चूँकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 4 टाइम्स है तो +4 लगा देंगे। उसका जो अपोजिट होगा वो -4 स्फेयर के ऊपर आ जाएगा। अब इस तरह है कि अब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के हम अंदर हमने रहना है, तो आयरन के लिए हमने x लिख दिया है, +6 टाइम साइनाइड लेजेंड है उसको लिख दिया है 6 × -1 = -4 कोऑर्डिनेशन स्फेयर का साइन है। सो x -6 + 6 = -4 + 6 + 2। यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और जो स्फेयर है वो नेगेटिव है, तो आयरन का नाम हम फेरेट लिखेंगे। अब इसका नाम हम लिखते हैं, नेम जो होगा वो इस तरह से होगा। पोटेशियम चूँकि पॉजिटिव पार्ट है और फिर हेक्सा साइनो फेरेट 2। ईजी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ आप लोग और भी सीख लेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम चूँकि 3 टाइम्स है तो हम +3 लिख लेंगे और उसका अपोजिट कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे -3 आ जाएगा। ये नेगेटिव एनायनिक कम्प्लेक्स है और जो लेजेंड है वो भी नेगेटिव है, -2 ऑक्सलेट का चार्ज होता है और वो 3 टाइम्स मौजूद है। इसी तरह हम सेंट्रल मेटल का चार्ज यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं कि x की जगह आयरन की जगह x +3 × -2 3 टाइम्स ऑक्सलेट है और -2 एक ऑक्सलेट का साइन होता चार्ज होता है इक्वल टू -3 जो इक्वल टू के बाद आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का चार्ज है। अब x -6 + 6 = -3 + 6, सो x = +3। सो आयरन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ गया है। अब हम लेजेंड को नाम देंगे। लेजेंड का नाम कुछ इस तरह से बनेगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। देखिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो नेगेटिव लेजेंड होंगे उनके भी नाम के एंड में ATE की बजाय ATE अगर होगा तो वो ATO हो जाएगा। जैसे ऑक्सलेट से ऑक्सलेटो बन गया है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3 इसका नाम बनेगा। राइट साइड पे कुछ नहीं है। इस तरह एग्जांपल नंबर 4 को देख लें।
कॉपर जो है और ट्राई अमीन है, ये सल्फेट के ऊपर राइट साइड पे -2 चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का इसका अपोजिट चार्ज होगा +2। ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है तो इसमें जो कॉपर है उसका नाम वैसे ही रहेगा, वरना अदरवाइज़ अगर ये एनायनिक कम्प्लेक्स होता तो ये कॉपरेट क्यूपरेट बन जाता। अब कॉपर का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस किया गया है x+4 × 0। अमाइन चूँकि अमोनिया एक न्यूट्रल एजेंट है तो x+4 × 0 = +2। अच्छा, यहाँ पर +2 मैंने इसलिए लगाया है कि वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का जो चार्ज है वो हमने लगाना होता है। सो x+0 = +2 और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो +2 है। अब इसका नाम हम इस तरह से कहेंगे कि टेट्रा अमाइन यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव आयन ब्रैकेट के बाहर नहीं है तो हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर को ही पॉजिटिव पार्ट कहेंगे और सल्फेट को नेगेटिव। सो टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट इसका नाम बन जाता है। इसी तरह रूल नंबर 8 में हम अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ लिगेंड विच कंटेन ऑलरेडी अ ग्रीक प्रीफिक्स लाइक EN, इथिलीन डायमीन, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो से बाइडेंटेट लिगेंड है। सो इफ़ इट इज़ पॉलीडेंटेट लिगेंड या फिर इसके अलावा अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, सो प्रीफिक्स बिस ट्रिस टेट्राकिस और पेंटाकिस जो है इट विल बी यूज बिस फॉर 2 times, tris for 3 times, tetrachis for 4 times and pentakis for 5 times। सो इसको इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कोबाल्ट है और इसके साथ ग्रीक प्रीफिक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है EN 2 times, क्लोरीन है 2 times और ब्रोमीन है 2 times ब्रैकेट के बाहर। एक ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा क्योंकि 2 times है ब्रोमीन। अब हम इसको ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है क्योंकि ब्रोमीन का जो अपोजिट -2 है तो स्फेयर पे +2 आ जाएगा। ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है तो इसमें जो कोबाल्ट है उसका नाम वैसे ही रहेगा। अब इसका नाम इस तरह से बनेगा क्योंकि हमें पहले नाम देना होता है लिगेंड्स को। अगर पॉजिटिव पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं है तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो पॉजिटिव पार्ट का रोल पॉजिटिव आयन का रोल प्ले करेगा। अब एक क्लोरो है और एक इथिलीन डायमीन है, तो C चूँकि पहले आता है E से तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन। अब बिस क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि ऑलरेडी अगर ग्रीक प्रीफिक्स में आपके पास लिगेंड मौजूद है तो आप बाइट नहीं लिखेंगे बल्कि बिस लिखेंगे। सो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 2 आपने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने उसको डिटेल में नहीं किया, लेकिन आपको ये पता हो कि जो क्लोरीन है वो तो नेगेटिव लिगेंड है, लेकिन जो इथिलीन डायमीन है वो आपके पास होगा न्यूट्रल है। तो इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x+2 × -1 तो -2 हो जाएगा, उस साइड पे +2 आ जाएगा। तो इस थोड़ा सा इसको करके चेक करके आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा कोबाल्ट का +2। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 8 पे, रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 में आप के पास बाजू का हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होंगे कि जो अगर उसको प्लेन पोलराइज लाइट में रखा जाए तो या तो राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेंगे। ये आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो लेफ़्ट की तरफ रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को रोटेट जो है रोटेट कर देते हैं उसको। प्लेन पोलराइज लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिक जो है वो लाइट से निकला है, तो जो लेवो होंगे वो उसको हम स्मॉल l से लिखेंगे या फिर नेगेटिव साइन से, और ये वो होंगे जो लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट करेंगे, जबकि डेक्स्ट्रो जो है उसको स्मॉल d से या पॉजिटिव साइन से शो करेंगे और वो राइट साइड की तरफ रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसके साथ स्मॉल d लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो के लिए है, और पोटेशियम जो है 3 times है तो +3, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर उसका अपोजिट -3 आ जाएगा। तो ये एक एनायनिक कम्प्लेक्स है, और यहाँ पे मैंने इसका ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है सेंट्रल मेटल का जो कि +3 आ रहा है, इसको इंसर्कल किया हुआ है। तो अब आप इसको नेमिंग इसकी किस तरह हम करेंगे, इस तरह से कि पोटेशियम बाहर की तरफ पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर ये नेगेटिव पार्ट का रोल प्ले कर रहा है। और ये चूँकि डेक्स्ट्रो वो है आइसोमर है, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है राइट साइड की तरफ मूव करता है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन या फिर D
इसमें से जो भी आप लगाएं तो एक ही मतलब है, और बाकी हम इसको लिगेंड का नाम लेंगे उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ट्राई ऑक्जेलेटो, ये चूँकि एनाइनिक कम्प्लेक्स है तो साथ हम लिख लेंगे क्रोमेट, यानी क्रोमियम नहीं लिखेंगे बल्कि क्रोमेट 3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमेट 3। पोटेशियम पॉजिटिव और पोटेशियम डी, जो भी आप लिखे इसमें से दोनों एक ही मीनिंग कैरी कर रहे हैं। ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। अब रूल नंबर 9 और 10 जो है आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं। नेमिंग ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड्स और ब्रिजिंग कम्प्लेक्सेस। सो अगर इसमें जो लीजेंड होगा जैसे अमाइन हो या अमाइन या फिर हाइड्रोक्सो जो है, उसके लिए हम म्यू लगाएंगे उसके नेम से पहले। और इनकी जो नेमिंग होती है ब्रिजिंग कम्प्लेक्सेस की वो लेफ़्ट टू राइट होती है। यहाँ पर एक और बात भी सुन लें कि अगर एक तरह के लिगेंड्स उसके साथ अटैच है साइड्स पे, तो फिर हम उसको 2 टाइम्स अलग अलग नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही टाइम्स लिख लेंगे, उसके साथ बिस लगा देंगे। इसी तरह अगर साइड्स पे जो ब्रिजिंग लिगेंड हम कैसे कहेंगे, जो टॉप और बॉटम पे मौजूद है, जो जिसने राइट और लेफ़्ट साइड को बाउंड किया हुआ है, बॉन्डेड किया हुआ है, जैसे NH2 और OH, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स है, तो इसके साथ हम म्यू लगाएंगे। बाकी लिगेंड्स के साथ हम म्यू का सिंबल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर सेंट्रल अगर मैंने आपको कहा कि अगर ये 2 टाइम्स होंगे तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे और मेटल को भी 1 टाइम लिखेंगे, लेकिन अगर ये डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ये जो साइड्स पे जो लिगेंड्स मौजूद है, तो फिर उसको हम अलग अलग 2 दफ़ा लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि 2 टाइम कोबाल्ट है तो हम 2x लिख लेंगे, और ऊपर वाली जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसका -1 चार्ज है, नीचे वाले का भी -1 है, और इक्वल टू +4 वो आ रहा है सल्फेट। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देख लें तो एक सल्फेट का -2 होता है, और अगर 2 टाइम्स हम लेंगे तो 2 2 4 -4 हो गया, तो अपोजिट उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +4 आ गया है। तो हमने इस तरह कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी +4 इक्वल टू के राइट साइड पे लिख दिया है। तो 2x - 2 इक्वल टू 4 एंड 2x - 2 + 2, तो 4 + 2 इस साइड पे आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और 2x में से अगर 2 रिमूव कर दे तो ये +3 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो कोबाल्ट है उसका आ रहा है। अब इसको अगर हम नाम देंगे, ये लिगेंड कम्प्लेक्स चूँकि पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, लेकिन हम लेफ़्ट टू राइट इसको नेम देंगे। जैसे यहाँ पर इथिलीन डायमीन जो कम्प्लेक्स है वो 2 टाइम्स है, तो हम बिस इथिलीन डायमीन लिख लेंगे, कोबाल्ट 3 1 टाइम्स लिख लेंगे बस। और ऊपर चूँकि अमाइडो, अमाइन की जगह अमाइडो, अमाइड की जगह अमाइडो, अमाइड है ये NH2, इसको हम अमाइड बोलते हैं, MIDE, तो यहाँ पर अमाइडो बन जाएगा। और म्यू का वर्ड लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हम इसे कहते हैं जो कि राइट और लेफ़्ट साइड को जोड़ के रखे। सो म्यू अमाइडो और म्यू हाइड्रोक्सो, ए पहले आता है तो अमाइडो पहले, और H बाद में आते तो हाइड्रोक्सो बाद में, और एंड में हम सल्फेट लिख लेंगे। तो ये इस तरह से हम ब्रिजिंग कम्प्लेक्सेस को नेम देख सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ली है ब्रिजिंग कम्प्लेक्सेस की, जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स है। जैसे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख ले तो यहाँ पर अमाइन है 4 टाइम्स, और राइट साइड पे अमोनिया जो है वो अमाइन 2 टाइम्स है, और एक और लिगेंड में मौजूद है राइट साइड पे क्लोरीन। तो कम्प्लेक्स सल्फेट जो है राइट साइड की तरफ उस पर -2 चार्ज होता है, तो ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया इस पूरे कंपाउंड का। जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे उसका अपोजिट +2 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है वो कैटाइन का रोल प्ले कर रहा है, और इसको हम कैटाइनिक कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब हम नेम दे देंगे, लेकिन नेम हम तब देंगे जब हम पहले का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम मालूम कर ले। तो चूँकि 2 टाइम्स है कोबाल्ट तो हम 2x लिख लेंगे। इसी तरह अमाइन जो है या इथिलीन डायमीन वो न्यूट्रल थे, इसलिए उसको हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में शामिल नहीं किया। ऊपर जो हाइड्रोक्सो है ये तो 2 टाइम्स है, नीचे भी वही है, तो -1 और +2, चूँकि क्लोरीन मौजूद है राइट साइड पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, सो एक का -1 है तो +2 × -1 इक्वल टू में हम लगा देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज, सल्फेट को यहाँ पे नहीं लगाना। तो 2x - 2 और ये भी +- -2, तो 2x - 4 हो गया इज इक्वल टू +2, फिर 2x - 4 +4 +2 +4 हो गया 6। सो x इज इक्वल टू फिर 2 / 2 6/2 करके 3 आ गया, तो कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पे 3 है।
अब इस कम्प्लेक्स का हम नाम किस तरह से देंगे, लेफ़्ट टू राइट चूँकि नेम देना है, और लेफ़्ट टू राइट जो है नंबर ऑफ़ अमाइन ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो हम टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 एक दफ़ा लिख लेंगे जो कि लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। उसके बाद हम जो हाइड्रोक्सो है उसके साथ 2 टाइम्स है तो हम डाई लगा देंगे, लेकिन चूँकि ब्रिजिंग लिगेंड्स है तो म्यू लगाएंगे साथ, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। अब चूँकि और जो लीजेंड्स है राइट साइड पे हम लेफ़्ट टू राइट होके आ रहे हैं तरतीब से, तो वो डाई अमाइन है तो हम डाई अमाइन लिख लेंगे, और डाई क्लोराइडो, क्लोराइड की बजाय क्लोराइडो, क्लोराइडो भी 2 टाइम्स है तो डाई क्लोराइडो, और कोबाल्ट 3 चूँकि हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया सल्फेट। अब इस तरह से हम ब्रिजिंग लिगेंड्स को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करी, वर्ड म्यू जो है वो सिर्फ ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए यूज़ होगा जो ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरफ म्यू जो वर्ड है वो सिर्फ ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर एक और बात आपको बताती चलूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप अगर देखना चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ रही है तो आप इस तीनों कंपाउंड्स को नेम्स दे दें, और फिर कमेंट बॉक्स में उसमें आप सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू। दोबारा अगर आप लोग एक नज़र देखना चाहते हैं तो ये आप देख लें, आपके पास इसमें टोटल तकरीबन 9 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। पहले रूल में हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव पार्ट लेफ़्ट साइड पे, नेगेटिव पार्ट राइट साइड पे रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको लिगेंड्स टर्म्स के बारे में बताया, लिगेंड क्या है, लॉन पेयर डोनर है, और जो सेंट्रल मेटल है वो लॉन पेयर एक्सेप्टर है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर का बताया, जो नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे, या नंबर ऑफ़ लॉन पेयर जो कि लिगेंड को सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। अब फिर इसके बाद IUPAC रूल्स के बारे में बताया। रूल नंबर 1 में था कि आप इसको कैसे रखेंगे, पॉजिटिव पार्ट को पहले, नेगेटिव को बाद में, ओवरऑल कम्प्लेक्स को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे करेंगे, जो स्फीयर के अंदर मौजूद है सेंट्रल मेटल और लिगेंड, तो पहले हम लिगेंड लिखेंगे उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखेंगे। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि लिगेंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक ही तरह के लिगेंड्स जो है वो अगर मोर देन 1 और 2 टाइम्स आ जाए तो उसको हम प्रीफिक्स डाई ट्राई पेंटा करके लिखेंगे, हेक्सा। इसी तरह रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि जो ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स है, पहले हम नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे अगर तीनों किस्म के मौजूद हो एक कम्प्लेक्स में, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव। इसकी कोई एग्जांपल हमने यहाँ पे ली नहीं है लेकिन बुक में है शायद। इसी तरह अगर रूल नंबर जो 4 है उसका बाकी पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसका नाम ऐसे ही रहेगा, कम्प्लेक्स में नेगेटिव का चेंज हो जाएगा, IDE या ATE जो है IDE में, ATO में चेंज हो जाएगा। इस तरह एग्जांपल्स गिवन है। इसकी रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास डिफरेंट लीजेंड्स हो तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। फिर रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा कि सेंट्रल मेटल एटम को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बेस पे जो पॉजिटिव जो कम्प्लेक्सेस है अगर वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम पे उसका क्या असर पड़ेगा। जैसे न्यूट्रल या पॉजिटिव में नेम सेम रहेगा सेंट्रल मेटल का, जबकि जो नेगेटिव कम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो जाएगा। एंड में हम ATE लगा देंगे, जैसे कोबाल्ट से कोबाल्टेट। अब जो रोमन न्यूमरल है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रूल नंबर 7 में डिस्कस हुआ है। यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि सेंट्रल मेटल को का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह रूल नंबर 8 में आपको बताया कि अगर उसमें ग्रीक प्रीफिक्स जैसे इथिलीन डायमीन हो तो उसके लिए फिर हम बिस 2 टाइम्स हो तो बिस, ट्रेस और टेट्राकिस इस तरह से नंबर वाइज ऐड करेंगे। अगर 2 टाइम हो तो बिस, फिर ट्रेस 3 टाइम, टेट्राकिस 4 टाइम, पेंटाकिस 5 टाइम्स। रूल नंबर 9 में थोड़ा सा आपको जनरल बता दिया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर होंगे तो उसको कैसे नेमिंग देनी है। रूल नंबर 10 में आपको बताया कि ब्रिजिंग कम्प्लेक्सेस कैसे दोगे। वो ब्रिजिंग जो लेगेंड्स है वो सिर्फ टॉप और बॉटम वाला है, राइट लेफ़्ट साइड वाली नहीं है। इसकी 2 एग्जांपल्स आपको बताई। हो सकता है कि जो लेगेंड्स है वो डिफरेंट हो लेफ़्ट साइड पे तो लेफ़्ट टू राइट नेमिंग देनी है। और इस तरह आपको 3 जो है क्वेश्चंस कम्प्लेक्सेस दिए हैं उसको आपने नेमिंग देनी है, और फिर कमेंट सेक्शन में बॉक्स में जो है आपने इसको शो करना है। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।